जो हमारा जर्मन प्रोडक्शन करता है वो हमारा करता है ये कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का। तो इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। OL जो है हमारा, इसमें देखो ये कह रहा है ओ एक्स एक्सिस पर हमने इसमें लेबर लिया है, और OY एक्सिस पर हमने इसको हम वाई नाम रख लेते हैं इधर। OY एक्सिस पर हमने लिया है कैपिटल, ठीक है। तो भाई ये हमारी जो है ओ ए और ओ सी और ओ डी और ओ बी, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ डी, ठीक है। तो इस पर हम जो है प्रोडक्शन करते हैं। देखिए आइसो कोएंट करो, यहाँ पर हमारा ई पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम मिलेगा, और नीचे तक आइए तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होता है 100 वॉच का, ठीक है। और यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन होता है 100 शर्ट का, ठीक है, जो कि इंडिया के द्वारा होता है, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है। और 100 वॉच का कौन प्रोडक्शन करता है? जर्मन, क्योंकि जर्मन में क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। अब देखिए जर्मन की समलागत रेखाएं इसमें ए बी और सी डी हैं। जर्मन की जो हमारी समलागत रेखाएं हैं, जो आइसोक्वेंट कर्व हैं, ए बी देखिए कहाँ पर दिया हुआ है हमारा ए, और ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, और डी है। किसकी लागत रेखा है, आइसोक्वेंट लाइन किसकी है? जर्मनी की। और जो हमारा ये है, देखो ये लाइन जो है हमारे नीचे, ये हमारी इंडिया की आइसोक्वेंट कर्व की है। तो वो हमारा देखो 100 शर्ट, और जर्मनी जो है 100 वॉच का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि उसके पास जो है लेबर इंटेंसिव है, और हमारा जो है वो हमारा कैपिटल इंटेंसिव, और इंडिया हमारा जो है लेबर इंटेंसिव, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि OYX की ओर झुकी हुई स्टीपर से ज्ञात होता है कि जर्मन में पूंजी अपेक्षाकृत अधिक सस्ती है, ठीक है। जो हमारा OY है, ठीक है, OY है, इससे जो हमारी ये आइसोक्वेंट कर्व है, तो इससे हमें पता लगता है कि जो हमारा जर्मन है 100 वॉच का प्रोडक्शन करता है, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, ठीक है। ओके, उसके बाद P1 PQ समलागत रेखाएं हैं, P2 Q2, देखो ये रहा P1 P2 Q1 Q2, ये हैं समलागत रेखाएं हैं। इसमें के थ्रू हम आइसोक्वेंट कर्व जो हमें दिखाया हुआ है, आइसोक्वेंट कर्व के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये लेबर इंटेंसिव है इंडिया, और ये हमारा जर्मन जो है कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। तो ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, आइसो प्रोडक्ट कर्व क्या है? समलागत रेखा वह रेखा है जो दो उत्पादन साधनों जैसे पूंजी, श्रम और विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, और जिनसे उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त होती है। जो हमारा आइसोक्वेंट कर्व होता है, आइसोक्वेंट कर्व देखो मैं आपको अलग से यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। आइसोक्वेंट कर्व होता है हमारा, ये जो इसने दिखाया हुआ ना ऐसे, ठीक है। तो इससे हम बता सकते हैं कि भी इसमें इतना प्रोडक्शन है, इस लाइन पर इतना प्रोडक्शन है, ठीक है। इसको अगर हम मिलाएं तो ऐसे इसने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो दो वस्तुओं का जो है विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, ठीक है। सम उत्पाद कर्व है जो उत्पादन साधनों में जैसे पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिनसे उत्पादन की समान मात्रा प्राप्त होती है। और जो हमारा समलागत रेखा क्या है, व्हाट इज आइसोक्वेंट कर्व? समलागत रेखा वह रेखा है जो उत्पादन के उन संयोगों को दिखाती है जो एक समान लागत पर प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसे बजट रेखा भी कहते हैं। ये नोट कर लेना, इसे बजट रेखा भी कहते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन एक समान लागत पर साधनों के कौन कौन से विभिन्न संयोगों को प्राप्त करता है, ओके। तो ये कह रहा है कि भाई P1 और P1 और Q1 P2 और Q2 जो है हमारी समलागत रेखाएं हैं, जो दिखाया हुआ है P1 P2 Q1 Q2 समलागत रेखाएं हैं, इनके आइसोक्वेंट कर्व लाइन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि OX अक्ष की ओर ज़्यादा झुकी हुई हैं, ये नीचे की ओर ज़्यादा झुकी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि जो है भारत में श्रम अपेक्षाकृत सस्ता है और कैपिटल महंगा है, ठीक है। तो दोनों समानांतर हैं, इसके द्वारा प्रकट होता है कि OP1/OQ1 इज इक्वल टू OP2/OQ2। यहाँ से देख लीजिएगा OP1/OQ1 और OP2/OQ2, ठीक है। तो इसमें जो है हमारा लेबर सस्ता है, तो हम जो है 100 शर्ट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है भाई। ये हमारा है 2x2x2 मॉडल के नाम से जो है फेमस है, हेक्सेल मॉडल है। उसके बाद एक इसमें इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो आती है कि भाई
ये कह रहा है कि फिजिकल क्राइटेरियन फैक्टर एंडोमेंट सिक्योरिटी, साधन प्रचुरता एवं दुर्लभता के भौतिक मापदंड से विपरीत यदि किसी देश में दूसरे देश की तुलना में जो है पूंजी अनुपात श्रम से अधिक है तो वह पूंजी संपन्न कहलाएगा, और जो जिस देश में दूसरे देश की तुलना में श्रम का अनुपात पूंजी से अधिक है तो वह श्रम संपन्न देश कहलाएगा। ठीक है भाई। इस मापदंड के आधार पर जो है इसमें फिजिकल क्वांटिटी मापदंड के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की व्याख्या जो है इसमें हमने की है। ठीक है, वो इसके थ्रू ये आपका एक और डायग्राम दिया हुआ है इन्होंने। डायग्राम में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ये वॉच का प्रोडक्शन है और ये हमारा शर्ट का प्रोडक्शन है। ठीक है, तो G1 पर OG1 पॉइंट पर हमारा ये प्रोडक्शन शर्ट का है, और जो हमारी ये लाइन आती है भाई OP1 ये हमारी आइसोक्वेंट कर्व है। तो ये कह रहा है KG जो है जर्मनी में पूंजी की मात्रा को शो करता है, और जो हमारा LG है जर्मनी में श्रम की मात्रा को शो करता है। ओके, और K1 भारत में पूंजी की मात्रा और L1 जो है भारत में श्रम की मात्रा। K1 कहाँ पर है ये देखिएगा आप एक बार। K1 जो है इसमें, तो भाई इसमें हमें यही शो किया हुआ है कि KG जो है जर्मन में पूंजी की मात्रा, और KL जो है ये K1 और L1 जो है भारत में श्रम की मात्रा को शो करता है। तो इसमें देखिए हमारा ये GG प्रोडक्शन कर्व है। देखो G और G जर्मनी है, और इसमें हम I के नाम से जो है ये हमारा इंडिया है, जो कि कमीज़ जो है ज़्यादा सस्ती मात्रा में प्रोडक्शन करता है। और GG कर्व से मतलब ये जर्मनी का है, तो जर्मनी में क्या ज़्यादा सस्ता है, कैपिटल, तो वो अपनी जो घड़ियों का उत्पादन इस रेखा पर ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो ये हमारी दोनों आइसोक्वेंट लाइन है। इसमें यही बताना चाह रहा है कि जो है भारत की जर्मनी की कीमत रेखा PP1 है और भारत की कीमत रेखा PP2 है। देखो PP2 जो हमारी जो है भारत की कीमत रेखा जो हमारी PP1 जर्मनी की PP1 है, ये देखिए ये वाली लाइन PP1 है, ये वाली लाइन जो है, तो इसमें श्रम ज़्यादा सस्ता है, और इसलिए ये जो है GG पॉइंट पर जो है E पॉइंट पर अपना प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि इसमें घड़ियाँ जो है श्रम कैपिटल जो है ज़्यादा सस्ती है। और जो हमारा PP2 है ये हमारा इंडिया का प्रोडक्शन कर है, जिस पर हमारा G2 दिखाया हुआ है। आई देखो ये इंडिया है, तो ये प्रोडक्शन कर यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं दोनों। और ठीक है, तो ये अपना शर्ट का प्रोडक्शन करेगा इस पॉइंट, ये इसका संभावना कर है, क्योंकि इसमें हमारी शर्ट लेबर जो है ज़्यादा सस्ता है। और ये हमारा OY एक्सिस पर जो GG कर्व और ये हमारा दिखाया GG1, इस पर जो है हमारा जो जर्मनी अपना प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के इसमें क्या है, जिस देश में जिस कंट्री में जिस चीज़ की जो वैल्यू सस्ती है, मतलब अगर जर्मनी में पूंजी सस्ती है तो वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, इंडिया में कह रहा है कि अगर लेबर सस्ता है तो वो लेबर का ज़्यादा मतलब लेबर इंटेंसिव गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, इनकी श्रम प्रधान वस्तु ज़्यादा बनाएगा। ठीक है, तो देखो लास्ट में वही कह रहा है कि स्पष्ट होता है कि जर्मन घड़ियों का निर्यात करेगा और भारत कमीज़ का निर्यात करेगा, क्योंकि भारत में जो है कमीज़ जो है सस्ती रेट पर जो है बन सकती हैं, और जर्मनी घड़ी का निर्यात करेगा क्योंकि उसमें एक वो पूंजी प्रधान देश है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है। ओके, इसका जो कंक्लूजन यही निकलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई। ठीक है, अच्छा, एक इसमें वही देखो ये उसकी जो है आलोचनाएं दी हुई, क्रिटिसिज्म दी हुई है। फर्स्ट मानकर चलता है कि अनरियलिस्टिक एजप्शंस है, कोई भी कंट्री में जो है 2/2/2 मतलब तीनों चीज़ नहीं मिलती हैं। ठीक है, 2 देश 2 वस्तु और 2 साधन, 2/2 का ये मतलब है इसमें, तो इसकी अनरियलिस्टिक एजप्शन मानकर चलता है। उसके बाद कहता है कि लियोनटिफ पैराडॉक्स, ये जो पॉइंट है ये कई बार अलग से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स जो है, लियोनटिफ पैराडॉक्स नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री लियोनटिफ ने अमेरिका के आयात निर्यात संबंधी आंकड़ों की सहायता से सिद्ध किया कि ज़रूरी नहीं है कि जिस कंट्री में कैपिटल इंटेंसिव सस्ता है, पूंजी प्रधान देश है, वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ही बनाएगा, वो श्रम प्रधान वस्तु ही बना सकता है। तो एक पूंजी प्रधान देश पूंजी प्रधान वस्तु का निर्यात करेगा और श्रम प्रधान देश श्रम प्रधान वस्तु, ये जरूरी नहीं है। तो लियोनटिफ ने ये निष्कर्ष निकाला
कि भाई ये चीज़ जो है मतलब क्रिटिसिज्म तो देखो होती ही है। तो इस धारणा को बिल्कुल गलत सिद्ध किया इन्होंने। लियोन्टिफ के निष्कर्ष को लियोन्टिफ पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है और इन्होंने 1947 को जो अपना आधार वर्ष मानकर अमेरिका के 192 उद्योगों के लिए इनपुट आउटपुट और सारणी तैयार की। उस सारणी के आधार पर $10 लाख के निर्यात और उतने मूल्य के आयात प्रतिस्थापन किए। इससे इन्होंने यही साबित किया कि भी जो $10 लाख के निर्यात उतने ही मूल्य के आयात प्रतिस्थापन, इसलिए श्रम तथा श्रम पूंजी खपत की गणना की और इस पर निष्कर्ष ये निकाला कि अमेरिका जो है एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है और देश होते हुए भी श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। इसलिए यहाँ पर हम पॉइंट लेकर चलेंगे कि ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स है। इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या है, किससे संबंधित है, किसने दिया था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि स्टैटिक थ्योरी, ठीक है, ये इसकी क्रिटिसिज्म पॉइंट है, भैया ध्यान रख लेना। ये सिद्धांत जो है अगत्यात्मक है। अगत्यात्मक मतलब गतिशील नहीं है। इससे केवल यही पता चलता है कि समय के एक निश्चित बिंदु पर देश में साधनों की क्या स्थिति से ये पता नहीं चलता कि उत्पादन दशाओं में अगर हमारे पास हो सकता है कि एक बार में लेबर कम भी हो जाए, तो लेबर कम हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं की गई है। दूसरे है आंशिक संतुलन विश्लेषण। फिफ्थ हमारा आता है साधन समरूप नहीं होते हैं। समरूप का मतलब जो है कि ऑलिन सिद्धांत के अनुसार ये अवास्तविक देश में पाए जाने वाला उत्पादन का साधन समरूप नहीं है। तो कह रहा है कि उत्पादन का साधन तो देश में एक देश में ही समरूप नहीं होता। उदाहरण के लिए श्रम कई प्रकार का होता है, जैसे कुशल है, अकुशल है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं मानकर चलता है। उत्पादन तकनीक समरूप नहीं होती है। अलग अलग टेक्निक से भी जो हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। यदि कोई कपड़े का उत्पादन हस्तकरघा है, किसी में श्रमिकों की अधिक आवश्यकता है, लेकिन जिसमें हम मशीनें अधिक लगाते हैं तो वहाँ पर जो है श्रम सस्ता हो जाता है। तो हमारी टेक्निक जो इसमें समरूप मान के चलता है वो जो है नहीं है। वस्तु की कीमत निर्धारण की असंगत तर्क है। उपभोक्ता की रुचि स्थिर नहीं होती है। हमारी जो टेस्ट है चेंज होता रहता है और सीमित व्याख्या की है इन्होंने, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। आज के वीडियो में को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये हमारा चैप्टर है भाई हेक्सोडोनिन थ्योरी, बीए फाइनल ईयर का चैप्टर नंबर 18 है। और इसको जो है थ्योरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में। ये आप जो है डायग्राम ध्यान से पढ़ लेना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी चैप्टर आपको लाइव पढ़ना चाह रहे हैं तो अब वो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं लाइव करवा दूँगी आपको। अब मुझे जो है यूट्यूब ने लाइव आने का चांस दे दिया है, मतलब अब मैं आपको लाइव आकर पढ़ा सकती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कम से कम 500 तो सब्सक्राइब आप मेरे बना ही दीजिएगा, ठीक है। बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।